द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम का एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास देखने को मिल पा रहा है जम्मू कश्मीर में और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। बजट आ चुका है और बजट के आने के बाद प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आम बजट को लेकर ग्रामीण भारत की समृद्धि का आधार इस बजट को बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बजट 2024 में रखे गए प्रावधानों से युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्योग के लिए असीमित अवसर मिलेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाला ये बजट आबादी के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को साकार करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुफ्त हाथ से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का ताजा है। मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल है। तो ये आपने देखा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का क्या कुछ कहना था। वहीं मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, तो पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा भी अपनी टिप्पणियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि बजट को लेकर सीपीआईएम के नेता एमवाई तारिगामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना है कि उच्च बेरोजगारी या फिर बढ़ती खाद्य कीमतें, इन सब बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन रोजगार जो इस समय सबसे बड़ी परेशानी है और बेरोजगारी जो फैल चुकी है उस पर बात नहीं की गई और उन मुद्दों पर बात की जा रही है जिसकी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं, पर उन चीजों की बात नहीं जिन पर लगातार प्रदर्शन या फिर इस तरह की बातें देखने को मिल पा रही है। क्या कुछ कहना था एमवाई तारिगामी का, आइए नजर डालते हैं। बजट हर लिहाज से मायूस कुन है। पूरे मुल्क के आवाम के लिए, जनता के लिए, किसान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, मुलाजिम हो, छोटा ताजिर हो, बहुत मायूस कुन है और जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल ही मायूस कुन है। वो इस वजह से कि हमारे मुल्क के इकनॉमी के सामने जो बड़े सवालात हैं वो सवाल हैं कि आम लोगों को राहत मिले, डिमांड बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, किसानों की माशियत को बचाने के लिए, रिन्यूमरेटिव प्राइसेस के लिए लीगल गारंटी का कुछ कहा जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभी आप देख लीजिए जहाँ तक हमारी इकनॉमी का ताल्लुक़ है, वर्चुअली देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर डिमांड और डिमांड होगी नहीं तब तक जब तक परचेजिंग पावर एक आम नागरिक का ना बढ़े। और परचेजिंग पावर घटा क्यों? वो इसलिए घटा है क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट आगे बढ़ रही है, प्राइस राइज, महंगाई आसमान को छू रही है। मिडिल क्लास तक, जो सैलरीड क्लास तक है, वो भी मायूस है। वो इस वजह से क्योंकि क़ुव्वत खरीद में कमी आ रही है। और बेरोज़गारों का सवाल क्या? और इसके अलावा अगर आप जाएंगे आप
किसानों की तरफ, खेती की तरफ बार बार उन्होंने लड़ाई लड़ी, जद्दोजहद की, वादे किए उनके साथ। क्या आपके फसल को रेन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाएगा, MSP विद लीगल गारंटी मिलेगा, इस बजट में जिक्र तक नहीं। और इसके अलावा जहाँ तक प्राइस राइज का कंट्रोल का ताल्लुक है, जो ख़ास तौर पर फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस बारे में जिक्र तक नहीं, कोई तजवीज़ भी नहीं कि कैसे रोक लगाई जाए। हमारी नज़र में जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है, इस बजट ने हर मकतब फ़िक्र या हर शोबे में रहने वाले लोगों को मायूसी कर दिया है। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि पहली बार कश्मीर में KPDCL ने श्रीनगर में प्रमुख योजना PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की और आज पहला दिन था, शुरुआत इसकी की गई। क्या कुछ रहा इसमें, आइए नजर डालते हैं। Many congratulations. And you have become the first beneficiary of the PM Suryaghar Yojana in Kashmir division. And I am 100% sure कि जो आपके 6 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें there is a central subsidy component. Hopefully we are working for more benefits to the consumer under the scheme. And I am 100% sure कि आपके इस आज का जो हमने इफ्तिताह किया है, लॉन्च किया है, this will trigger a revolution in solar power connectivity in Kashmir Valley. Inshallah. Thank you very much. Thank you so much for opting for this scheme. Thank you, sir. Thank you. Thank you जी, तालियां वाले बजा लो। ये KPDCL के लिए एक पाथ ब्रेकिंग और बड़ा तारीखी दिन है। टुडे वी हैव लॉन्च्ड सोलर रूफटॉप जो स्कीम है PM सूर्यघर योजना। इसमें अभी तक हमें 2184 फॉर्मल एप्लीकेशंस आई हैं कश्मीर डिवीज़न में, और हमने पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 17 से 20 जो हैं सोलर PV वेंडर्स जो हैं उनको हमने एम्पैनल किया है। और एम्पैनलमेंट के बाद आज इंजीनियर फयाज़ अहमद यत्तू साहब हमारे पहले बेनिफिशरी बने हैं इस सोलर रूफटॉप स्कीम की। ये हाईली सब्सिडाइज स्कीम है जिसमें 3 किलोवाट तक का जो भी बेनिफिशरी प्लांट लगाएगा उसको सेंट्रल सब्सिडी 85,800 रुपीज़ की मिलेगी, और सब्सिडी को 3 कैटेगरीज में कंपार्टमेंटलाइज किया गया है। 1 किलोवाट की सब्सिडी और 2 किलोवाट की सब्सिडी और 3 किलोवाट की सब्सिडी है। और वी हैव बीन ब्रैकेटेड इन द स्पेशल कैटेगरी UT एंड स्टेट्स। तो यहाँ का जो सेंट्रल सब्सिडी का शेयर है वो बाकी स्टेट्स और UT से ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि आज इंजीनियर साहब ने जो अपना 6 किलोवाट का प्लांट लगाया है, द फर्स्ट बेनिफिट जो इनको ये मिलेगा कि आफ्टर द कंप्लीशन, क्विक रियल टाइम कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंस्पेक्शंस एंड अदर थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की डायरेक्ट DBT इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ स्कीम को अट्रैक्टिव करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रपोजल्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाएं, और अपना उनका जो बिजली का बिल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दीज सोलर रूफटॉप्स आर ग्रिड कनेक्टेड। दिस विल स्टेबलाइज देयर पावर सप्लाई, और जो विंटर में कभी कभी बिजली की रिलायबिलिटी के लेके जो इश्यूज होते हैं वो भी इनसे रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी हम अंदर बैठे हुए थे, वन ऑफ द बेनिफिशरीज टोल्ड मी दैट इज बिल, क्योंकि उन्होंने 5 किलोवाट का लगाया है, 3,000 का इनका बिल आता था, अब 8 रुपए की 10 रुपए का इनका सिर्फ बिल आता था। सो ही इज नॉट ए कंज्यूमर, बेसिकली ही इज अ प्रोज्यूमर। ये ना सिर्फ बिजली कंज्यूम करते हैं अपने डोमेस्टिकली, जबकि ग्रिड रिटर्न भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और हमें सिस्टम में बिजली को वापस भी देते हैं।
चलिए अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि सांबा के गिलाड इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे एक कुएं से 303 राइफल के 49 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस मौके पर है, जांच के लिए जुट चुकी है। तो सांबा के सीमावर्ती इलाके बैनगलाड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में आपको बता दें कि सांबा का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर बैनगलाड यानी कि गलाड इलाके में जो है गत देर शाम एक कुएं की सफाई करते हुए 303 राइफल के लगभग 49 राउंड जो है वो स्थानीय लोगों को बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि गलाड गांव में एक सीमा के साथ सटे मंदिर के पास जो है एक कुएं की सफाई जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी, और जब इस कुएं से पानी निकाला गया और इस कुएं की सफाई शुरू की गई तो इस कुएं में जो है 303 राइफल के लगभग 49 राउंड जो है वो स्थानीय बरामद हुए हैं। जैसे ही ये जानकारी जो है आसपास के लोगों में फैली तो तुरंत इस राउंड्स मिलने की जानकारी जो है पास ही स्थित बीएसएफ की जो है अधिकारी को दी गई, जिसके बाद जो है वो बीएसएफ के जो जवान थे और जो अधिकारी थी वो मौके पर पहुंचे और इसके बाद स्थानीय पुलिस चौकी के अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस टीम भी जो मौके पर पहुंची और उन्होंने इन 49 राउंड्स जो बताया जा रहा है कि शायद ये 2-4 साल पुराने हैं और किसी ने शायद ये कुएं में फेंक दिए थे या स्क्रैप वगैरह में किसी ने कबाड़ कर दिए थे, लेकिन डर के मारे इन जो राउंड्स थे 303 राइफल के 49 राउंड जिनको कुएं में फेंक दिया। और जब कल हनुमान मंदिर के सामने ठीक ये कुआं था जिसकी सफाई की जा रही थी और स्थानीय लोग जो है इस कुएं में सफाई कर रहे थे और उस दौरान 303 राइफल के ये 49 राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि जिला उधमपुर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की वो समस्या हल होने जा रही है। उधमपुर में जल्द खत्म हो जाएगी अब पार्किंग की समस्या, जिसके चलते अब लगभग 37 करोड़ की लागत से उधमपुर में पार्किंग जो है वो बनाई जा रही है। आइए तस्वीरें आपको दिखाते कि किस तरह से काम वहां पे चल रहा है। अनिल फार्मर काउंसिल वार्ड नंबर 10। ये जो पार्किंग बन रही है मेरे ही वार्ड में चाहे बन रही है, लेकिन इसमें योगदान सभी का है। 21 के 21 काउंसिलरों का योगदान है। सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता जी का और पवन गुप्ता जी का है ही है, और उसके साथ एमएसओ जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं पीएमओ में बैठे हुए, ये पैसा सब उन्हीं की वजह से आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये बहुत बड़ी रकम है, 37.5 करोड़ रुपया हम सब काउंसिलरों ने मिलकर यहाँ पर मेहनत की थी, जिस वजह से आज ये काम शुरू हो गया। हमारे एक बढ़ रही है वहाँ पर पार्किंग, जो हमारा म्यूनसिपलिटी ऑफिस था वहाँ पर नीचे पार्किंग है, उसके बाहर भी पार्किंग है जो मार्केट के बाहर बनेगी, और वहाँ पर 16 दुकानें बन रही हैं 16 बाई 32 की। ये बहुत बढ़िया शॉपिंग कम्प्लेक्स बनेगा, उसके ऊपर ऑफिस बनेगा और यहाँ पर नियर अबाउट 195 के करीब गाड़ियों की व्यवस्था होगी। और कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में जो शहर में कंसेशन बनी हुई है, कहीं भी गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, जहाँ बहुत प्रॉब्लम है, और आने वाले 6-7 महीने के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शहर को 2 बड़ी पार्किंगें मिलेंगी और अच्छा एक ऑफिस मिलेगा और एक मार्केट मिलेगी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि उधमपुर में और डेवलपमेंट हो और काम हो और अच्छे काम हो। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।